वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फर्स्ट ईयर एचडीपी के सेकेंड सेमेस्टर में सब्जेक्ट वेटनरी एनाटॉमी में चैप्टर नंबर 8 डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हमने इंटेस्टाइन का अध्ययन किया था, जिसमें हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में अध्ययन किया था। आज हम लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में अध्ययन करेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के, जैसे कल हमने 3 पार्ट पढ़े थे स्मॉल इंटेस्टाइन के, ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम। इलियम से लार्ज इंटेस्टाइन जुड़ती है। लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट इलियम से जुड़ता है वो है सीकम और कोलन, दोनों जुड़ते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन जो है केटल में 35 से 40 फीट लंबी है। इसकी लंबाई 35 से 40 फीट है, जो अंतिम भाग से लेकर, इलियम के अंतिम भाग से लेकर एनस तक स्थित होती है। ये एब्डोमिनल कैविटी में दाईं तरफ, मतलब एब्डोमिनल कैविटी में दाईं तरफ स्थित होती है लार्ज इंटेस्टाइन। और ये जो मिजेंट्री के द्वारा, मिजेंट्री जो है उसके द्वारा ये वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी रहती है। वर्टिब्रल कॉलम का मतलब है जो एब्डोमिनल कैविटी का जो ऊपर वाला पोर्शन है दीवार का, उससे जुड़ी रहती है। इसके साथ रक्त वाहिनियाँ भी जुड़ी रहती है, जो ब्लड वेसल्स है वो जुड़ी रहती है। इसके लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट है, सीकम, कोलन और रेक्टम। सबसे पहला पार्ट है सीकम। सीकम जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन का पहला भाग है, जो ब्लाइंड सेक के रूप में। ब्लाइंड सेक का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो ये कोई पोर्शन है किसी इंटेस्टाइन का और सेकंड पोर्शन इसके साथ जुड़ता है, तो ये पूरी मतलब एक लाइन है। लेकिन सीकम में क्या प्रॉब्लम है, सीकम यहाँ से जुड़ती है, यहाँ से इसके साथ जुड़ती है, इधर आगे कोलन से जुड़ेगी, लेकिन इस साइड में ये पोर्शन जो है ये ब्लाइंड है, आगे बंद है। ये इस तरह से सीकम जो है ये एक साइड में इस तरह से बंद है। इसका मतलब ये है कि ये ब्लाइंड सेक के रूप में होती है। ये ब्लाइंड सेक पीछे की ओर होता है, जिसे ब्लाइंड सेक जो है ना पीछे की साइड में होता है, जिसे एपेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपेक्स बोलते हैं। ये छोटी आंत और कोलन के बीच, यानी कोलन जो है वो बड़ी आंत का सेकंड पार्ट है। पहला सीकम है और दूसरा कोलन है। तो ये छोटी आंत यानी इलियम, छोटी आंत का लास्ट भाग इलियम है। इलियम और कोलन के बीच में इंटरकेलेटेड यानी समायोजित रहती है। इसकी लंबाई जो है सीकम की 30 इंच और इसका व्यास जो है 5 इंच होता है। लंबाई 30 इंच, व्यास 5 इंच होता है। ये आगे की ओर कोलन से जुड़ी रहती है, यानी आगे से ये कोलन से जुड़ती है और इसी जोड़ के पास में इलियम जो है वो कोलन से जुड़ती है, यानी कोलन से इलियम भी जुड़ती है। इलियम का लास्ट पार्ट भी जुड़ती है। इलियम क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का तीसरा पार्ट, लास्ट पार्ट है। और इसी जगह पे कोलन से सीकम जुड़ता है, जो आगे ब्लाइंड सेक होता है। आगे मतलब आगे फिर मतलब क्या किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, सिर्फ एक ही साइड में ये कोलन से जुड़ता है। इसकी क्षमता जो है सीकम की, सीकम जो लार्ज इंटेस्टाइन का प्रथम पार्ट है उसकी क्षमता यानी उसकी कैपेसिटी 7 से 8 लीटर तक होती है, जो इम्पोर्टेंट है, याद करने वाला है, एग्जाम में पूछा जाता है। सेकंड पार्ट है कोलन। कोलन जो है ये इसके अंदर जो मिजेंट्री की परत होती है, इसके बीच में मिजेंट्री की परत बीच में होगी और बाद में इसके मिजेंट्री के दोनों साइड में परतों के बीच में ये स्थित होता है। इस कोलन के लंबाई जो है वो 35 फीट होती है और इसका व्यास है 4 इंच। इसका व्यास 4 इंच है स्टार्टिंग में, जो धीरे धीरे कम होता हुआ 2 इंच पे चला जाता है। और स्थिति के आधार पर कोलन को हम 3 भागों में बांट सकते हैं: असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन और डिसेंडिंग कोलन। असेंडिंग कोलन जो है मिजेंट्री की दोनों परतों के बीच से होती हुई आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने को मतलब क्या है? असेंडिंग बोलते हैं। आगे जो बढ़ता है आगे, वो बढ़ने को बोलते हैं असेंडिंग। तो इसीलिए इसको बोलते हैं असेंडिंग पार्ट। इसके भी 3 पार्ट होते हैं: प्रोक्सिमल लूप, स्पाइरल लूप और डिस्टल लूप। इसके 3 लूप बनते हैं।
किसके, असेंडिंग जो कोलन है उसके 3 लूप बनते हैं, प्रोक्सिमल लूप, स्पाइरल लूप और डिस्टल लूप। अब इनका अलग अलग नाम क्या है, जो प्रोक्सिमल लूप है उसको एंसा प्रोक्सिमलिस बोलते हैं, अगर जो स्पाइरल लूप है उसको एंसा स्पाइरलिस बोलते हैं, और जो डिस्टल लूप है उसको एंसा डिस्टलिस भी कहते हैं। अब इसके बाद आता है ट्रांसवर्स कोलन। ट्रांसवर्स कोलन का मतलब जो असेंडिंग के बाद में जो ट्रांसवर्स इस तरह से चलती है ट्रांसवर्स रूप में, तो उसको ट्रांसवर्स कोलन बोलते हैं। ये ट्रांसवर्स कोलन जो है असेंडिंग कोलन का जो डिस्टल लूप है, असेंडिंग कोलन का पहला लूप होता है प्रोक्सिमल, सेकंड स्पाइरल लूप और तीसरा लूप होता है डिसेंडिंग लूप। तो ये असेंडिंग कोलन के डिस्टल लूप जो है वहाँ से ट्रांसवर्स कोलन से जुड़ता है, जो दाएं से बाएं क्रॉस करते हुए डिसेंडिंग कोलन से जुड़ती है, फिर डिसेंडिंग कोलन से जुड़ जाता है। और डिसेंडिंग कोलन क्या है, ये पेल्विक कैविटी की ओर बढ़ते हुए रेक्टम से जुड़ती है। जो डिसेंडिंग कोलन है, लास्ट वाला पार्ट जो कोलन का है जो घटते क्रम में है, वो पेल्विक कैविटी से बढ़ते हुए रेक्टम से जुड़ जाता है। अब आता है तीसरा रेक्टम। रेक्टम जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट वाला भाग है, यानी बड़ी आंत का अंतिम भाग होता है जिसे टर्मिनल पार्ट बोलते हैं, जो पेल्विक इनलेट से यानी पेल्विक कैविटी में घुसते हुए एनस तक चला जाता है, एनस तक के लेवल तक स्थित होता है। इसका एंटीरियर भाग प्रथम कोक्सीजिल वर्टेब्री के स्तर पर होता है, यानी जहाँ फर्स्ट कोक्सीजिल वर्टेब्री पूंछ वाली पहली हड्डी जो है कोक्सीजिल वर्टेब्री जो वर्टिब्रा है, पूंछ की वर्टिब्रा पहली जिसे कोक्सीजिल वर्टिब्रा बोलते हैं, उसके लेवल पर जो है ये एंटीरियर भाग इसका स्थिर होता है। अब एंटीरियर भाग जो है रेक्टम का वो पेरिटोनियम से ढका रहता है, पेरिटोनियम जो है उससे ढका रहता है, लेकिन जो पोस्टीरियर भाग है, पोस्टीरियर भाग जो है वो पेरिटोनियम से ढका हुआ नहीं रहता है, वो खुली हुई संरचना के रूप में, यानी एम्पुला रेक्टाई बोलते हैं उसको, खुली हुई संरचना जिसमें पेरिटोनियम नहीं होता रेक्टम पे, उस भाग को पोस्टीरियर भाग को एम्पुला रेक्टाई बोलते हैं, एम्पुला रेक्टाई बोलते हैं। रेक्टम हल्का सा तिरछा स्थित होता है, यानी ये बिल्कुल डायरेक्ट सीधा स्थित नहीं होता है, जैसे बैक साइड ये जैसे पेल्विक कैविटी में यू सीधा नहीं होगा, ये थोड़ा तिरछा होगा, यानी ये थोड़ा सा तिरछा स्थित होता है। ऊपर की तरफ जो है इसका डोर्सली जो पोर्शन है, डोर्सल पोर्शन जो ऊपर वाला भाग है रेक्टम का, वो पेल्विक कैविटी की छत से संबंध रखता है। पेल्विक कैविटी की जो छत है उससे उसके संपर्क में रहता है, यानी उससे लगा हुआ रहता है। नीचे की तरफ जो वेंट्रल पार्ट है रेक्टम का, वो फीमेल जानवर में, जो फीमेल जानवर है मादा, उसके अंदर जो वेंट्रल पार्ट है रेक्टम का, वो यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस और वेजाइना से के संपर्क में रहता है। लेकिन मेल एनिमल में ये यूरिनरी ब्लैडर, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, वस डेफरेंस, यूरेटस, कॉपर्स ग्लैंड और यूरिथ्रा, इनसे जुड़ा रहता है, इनसे जुड़ा हुआ रहता है। तो आपको याद रखना है कि फीमेल जानवर में रेक्टम का वेंट्रल पार्ट जो है वो यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर, यूरिथ्रा, यूट्रस और वेजाइना, इनसे जुड़ा रहता है, ये संबंध रखता है, इनसे संपर्क में रहता है। लेकिन मेल एनिमल में वेंट्रल पार्ट ऑफ रेक्टम, यूरिनरी ब्लैडर, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, वास डेफरेंस, काउपर्स ग्लैंड, यूरेटर्स, यूरिथ्रा, इनके संपर्क में रहता है या इनसे संबंधित रहता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। लार्ज इंटेस्टाइन की उत्तक की संरचना, यानी इसके टिश्यू की जो स्ट्रक्चर है, उसमें सीरस, मस्कुलर और म्यूकस मेम्ब्रेन यानी परतें होती हैं। इसमें इसकी जो दीवार है लार्ज इंटेस्टाइन की, उसमें सीरस मेम्ब्रेन होगी, मस्कुलर मेम्ब्रेन होगी या मस्कुलर लेयर होगी और म्यूकस लेयर होगी।
लार्ज इंटेस्टाइन में विलाई जो है वो अनुपस्थित होती है। जो विलाई मैंने आपको बताया था ना, प्रोजेक्शंस जो थे वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होते विलाई। तो ये इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या ये ट्रू फॉल्स में पूछ सकते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन में विलाई पाई जाती है, तो ये गलत है, नहीं पाई जाती है। लेकिन उसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स पाए जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स, जिन्हें अनुदैर्ध्य उभार बोलते हैं, उभार पाए जाते हैं। लॉन्गिट्यूडनल लंबे लंबे उभार पाए जाते हैं। एनोरेक्टल जंक्शन पर, जो एनोरेक्टल का मतलब है एनस बाहर की ओपनिंग है जहाँ से गोबर करता है पशु, और रेक्टम आपको पता है लार्ज इंटेस्टाइन का तीसरा भाग है। और तो एनोरेक्टल जंक्शन पे जहाँ रेक्टम जो एनस से जुड़ता है वहाँ पे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन कीरेटिनाइज्ड एपिथेलियम पाया जाता है। तो ये भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं कि भाई जो एनोरेक्टल जंक्शन है वहाँ पे किस प्रकार का एपिथेलियम पाया जाता है, तो वहाँ पे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन कीरेटिनाइज्ड एपिथेलियम पाया जाता है। ये भी याद करना जरूरी है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हम ये देखते हैं कि ये तो हमने पढ़ा लार्ज इंटेस्टाइन केटल में, मतलब रूमिनेंट्स में। अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन देखेंगे, घोड़े में क्या क्या चीज़ें डिफरेंट हैं। तो घोड़े में सीकम जो है वो लगभग 1 से 2 मीटर लंबी होती है, यानी घोड़े में सीकम ज़्यादा लंबी होती है केटल की बनिस्बत, और तुलनात्मक रूप से बड़ी होती है। तो क्या डिफरेंस हो गया, सीकम घोड़े में 1 से 2 मीटर लंबा होता है, और ये तुलनात्मक रूप से बड़ा होता है क्योंकि यहाँ पर जो है इस सीकम में वर्ष में जीवाणु किण्वन बैक्टीरियल फर्मेंटेशन होता है। यहाँ पर बैक्टीरियल फर्मेंटेशन होता है। जो आपने डाइजेस्टिव सिस्टम जो आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा है उसमें आपने पढ़ा होगा कि सीकम में जो है, घोड़े के सीकम में किस प्रकार का फर्मेंटेशन होता है, तो बैक्टीरियल फर्मेंटेशन होता है। ये घोड़े में कोमा के आकार का होता है। जिस प्रकार से कोमा लगाते हो ना, बिल्कुल उसी आकार की सीकम होती है, कोमा शेप होती है। जो पेल्विक इनलेट से, यानी जो पेल्विक इनलेट, पेल्विक में जो आगे की साइड में जाने वाला जो इनलेट यानी ओरिपोर जो रास्ता है, वहाँ से ये जीफोइड कार्टिलेज जो है तक स्थित होते हैं, पीछे की तरफ जाता है। फिर ये पेल्विक कैविटी से पीछे की तरफ जाएगा एब्डोमिनल कैविटी, जहाँ जीफोइड कार्टिलेज होता है। जीफोइड कार्टिलेज किस में होता है, स्टर्नम में होता है, तो वहाँ तक स्थित होता है। इसमें 4 लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर बैंड्स होते हैं। इसमें अंदर की साइड में 4 लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर बैंड्स और गुब्बारेनुमा संरचनाओं की 4 पंक्तियां, 4 रोज ऑफ सेकुलेशंस पाई जाती है, यानी 4 मांसपेशियां लॉन्गिट्यूडनली, और 4 ही उसमें गुब्बारेनुमा संरचनाओं की 4 पंक्तियां पाई जाती है। ये भी आपको याद करना, ये इम्पोर्टेंट है। कोलन का जो प्रथम हिस्सा है घोड़े में, यानी सीकम के बाद में कोलन आती है। कोलन का जो फर्स्ट हिस्सा है घोड़े में, वो घोड़े की शू के नाल की तरह होता है। घोड़े की जो पैर के नीचे नाल लगाते हैं ना, लोहे की नाल, उसके आकार का होता है। जबकि दूसरा हिस्सा डिसेंडिंग कोलन से मिलता है, यानी दूसरा हिस्सा जो है वो डिसेंडिंग कोलन से मिलता है, क्योंकि इसमें भी जो असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग कोलन जो 3 पार्ट हैं। अब ये जो डिसेंडिंग कोलन है, ये पीछे की ओर बढ़ता हुआ रेक्टम से जुड़ता है। डिस्टल पार्ट जो है, डिसेंडिंग कोलन जो है वो रेक्टम से जुड़ता है पीछे की ओर। इसकी लंबाई जो है वो लगभग 12 फीट होती है। इसकी लंबाई 12 फीट होती है। इसमें सेकुलेशंस व 2 मस्कुलर बैंड्स पाए जाते हैं, यानी कि इसके अंदर जो है, जो डिसेंडिंग कोलन है उसमें 2 मस्कुलर बैंड, 2 सेकुलर और 2 मस्कुलर बैंड पाए जाते हैं। सेकुलेसिस गुब्बारे टाइप संरचना पाई जाती है। अब ये था घोड़े के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कुत्ते में क्या डिफरेंस है बड़ी आंत में। तो कुत्ते की जो संपूर्ण बड़ी आंत है ना, जो पूरी बड़ी आंत है, उस पूरी बड़ी आंत की लंबाई 2 से 2.5 फीट होती है, 2 से 2.5 फुट होती है। और न तो इसमें सेकुलेशंस पाए जाते हैं और न इसमें बैंड पाए जाते हैं, जैसे घोड़े में पाए जाते हैं ना बैंड और गुब्बारे युक्त नुमा संरचना, वो कुत्ते में बड़ी आंत में नहीं पाए जाते हैं। सीकम जो है 5 से 6 इंच लंबी होती है। कुत्ते में सीकम की लंबाई
5 से 6 इंच होती है, जो इम्पोर्टेंट है, याद करने वाली चीज़ है। इसको याद कर लो तो एग्जाम में आप ढंग से लिख पाओगे। रेक्टम जो है वो पूरी रूप से पूर्णतया पेरिटोनियम से ढका रहता है। जिस प्रकार से केटल में एंटीरियर भाग जो रेक्टम का है वो पेरिटोनियम से ढका रहता है, पोस्टीरियर भाग जो है वो खुला रहता है, लेकिन कुत्ते में पेरिटोनियम से पूरी रेक्टम ढकी रहती है। एनोरेक्टल जंक्शन पर कुत्ते में एनोरेक्टल, जहाँ पे एनस और रेक्टम मिलती है, उस जंक्शन पे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम में एनल ग्लैंड्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एनल ग्लैंड्स पाई जाती है। एनल ग्लैंड्स जो केटल में नहीं होती है, हॉर्स में भी नहीं होती है, ये सिर्फ कुत्ते में पाई जाती है। एनोरेक्टल जंक्शन पर जहाँ पे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होता है, उसके साथ में एनल ग्लैंड्स पाई जाती है। अब आता है मुर्गा। मुर्गे में क्या डिफरेंस है रेक्टम में, बड़ी आंत में? मुर्गे में, केटल में, हॉर्स में और कुत्ते में सिका जो है एक पाई जाती है। जो बड़ी आंत का पहला भाग है सिकम, वो सिर्फ एक होता है, एक ही पाया जाता है, जबकि कुत्ते में सिका 2 पाए जाते हैं। सिकम जो कुत्ते में सिका है वो 2 पाए जाते हैं, डबल होते हैं, और प्रत्येक की लंबाई 7 इंच होती है। 7 इंच प्रत्येक की लंबाई होती है। कोलन की गुहा में, जो कोलन है कुत्ते का, उसकी केविटी में या गुहा में विलाई पाई जाती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि कुत्ते की कोलन में विलाई पाई जाती है या नहीं पाई जाती, तो पिलाई पाई जाती है। अब जो लास्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, वो है गुदा, एनस बोलते हैं। ये आहार नाल का अंतिम भाग होता है, जो चौथी कोक्सीजियल वर्टेब्री के नीचे की तरफ स्थित होता है। यानी जो पूंछ की वर्टेब्री है, जिसे कोक्सीजियल वर्टेब्री बोलते हैं, वो चौथी वर्टेब्री के नीचे ये एनस पाई जाती है। ये मल उत्सर्जन के समय, जब मल उत्सर्जन होता है ना, तब ये ढीली होती है। अदरवाइज ये क्या, संकोचनी पेशियाँ, स्फिंक्टर मसल्स व म्यूकस मेम्ब्रेन के उभारों के संकुचन से बंद रहती है। यानी ये बंद रहता है, एनल ओपनिंग जो है वो अमूमन बंद रहती है, लेकिन जब पशु मल त्यागता है उस टाइम ही ये खुलती है। अदरवाइज ये किससे बंद रहती है? ये स्फिंक्टर मसल्स होती है टाइट, और म्यूकस मेम्ब्रेन के फोल्ड होते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन के फोल्ड, उनके द्वारा ये हमेशा बंद रहती है। लेकिन जैसे ही पशु डेफिकेशन करता है या मल त्याग करता है, ये खुल जाती है। ये बाहर की ओर बाल रहित त्वचा से घिरी रहती है। इसकी जो बाहरी त्वचा है उस पर बाल नहीं होते हैं। इसमें बहुत सी स्वेट ग्लैंड्स पाई जाती है, श्वेत ग्रंथियाँ। ये मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा श्वेत ग्रंथियाँ क्या है। पहले आपने श्वेत ग्रंथियाँ पढ़ी थी, जो हमने स्किन के बारे में पढ़ा था, इंटेग्यूमेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था, तब मैंने आपको स्वेट के बारे में बताया था। और सीबेशियस ग्लैंड भी पाई जाती है। स्वेट ग्लैंड से पसीना निकलता है, सीबेशियस ग्लैंड से तेलीय पदार्थ निकलता है, जिससे ये चिकनी रहती है। इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन जो है एनस की, वो हल्के रंग की, यानी हल्के पीले रंग की, कम गहरी होती है, ज़्यादा डार्क नहीं होती है, हल्का पीला रंग होता है। ग्लैंडलेस, यानी एनस की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें कोई ग्लैंड्स नहीं होती है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से युक्त होती है। इसके एपिथेलियम कौन होता है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। गुदा में 3 प्रकार की पेशियाँ पाई जाती है, यानी मसल्स ऑफ द एनस। गुदा की पेशियाँ 4 प्रकार की पेशियाँ हैं। एक लिगामेंट है, 3 पेशियाँ हैं। कौन कौन सी हैं वो भी आपके स्फिंक्टर एनाई इंटरनस, एक पेशी का नाम है, मसल्स का नाम है स्फिंक्टर एनाई इंटरनस, स्फिंक्टर एनाई एक्सटर्नस और रिट्रैक्टर एनाई। रिट्रैक्टर एनाई, ये 3 प्रकार के मसल, और चौथा सस्पेंसरी लिगामेंट। ये मसल्स ऑफ द एनस में आपको याद करनी है। एनस में ये मसल्स पाई जाती है 4। अब एक आता है शब्द क्लोएका। क्लोएका का मतलब है कि ये लास्ट वाला पोर्शन है, ट्यूबुलर संरचना है, जो फाउल में पाई जाती है, यानी मुर्गियों में पाई जाती है। तथा संयुक्त रूप से क्या है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तीनों का एक ही ओपनिंग है ये। यानी ये वो ओपनिंग है जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम भी खुलता है, अंतिम भाग जो है पोल्ट्री का डाइजेस्टिव सिस्टम वो भी खुलता है। इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, यानी इसकी ओविडक्ट है, यूट्रस है, वो भी इसमें खुलती है।
और इसमें यूरिनरी सिस्टम का जो यूरेटर है वो भी इसमें खुलता है। तो ये तीनों के लिए एक ही छिद्र आउटगोइंग है, ओपनिंग है। इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं जो अलग अलग फोल्ड के रूप में डिफ्रेंशिएट होता है। कैसे ना कहें, एक पहला भाग इसका है जिसको कोप्रोडियम बोलते हैं। कोप्रोडियम जो है उसमें कोलन खुलती है। कोलन मतलब जो है लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है कोलन, वो इसके अंदर खुलती है जिसके लिए इसको कोप्रोडियम बोलते हैं। एक भाग होता है सेकंड उसका ओपनिंग का जिसको बोलते हैं यूरोडियम। इसमें यूरेटर और जेनेटर डक्ट खुलती है। यूरेटर पेशाब वाला रास्ता जो होता है जिस पेशाब आता है वो खुलता है, और जेनेटर डक्ट खुलती है इसमें। और एक होता है प्रोक्टोडियम। प्रोक्टोडियम में क्या है, एक छिद्र होता है इसमें, ये लास्ट में होता है अंदर की साइड में। इसके अंदर एक छिद्र होता है जो डोर्सल वाल से मिलता है इस किसके, क्लोएका के, और वहाँ उस डोर्सल वाल से बर्सा ऑफ फेब्रिशियस पाया जाता है। बर्सा ऑफ फेब्रिशियस क्या है, बर्सा ऑफ फेब्रिशियस जो है एक ब्लाइंड सेक रचना है जो एक साइड तो खुलती है क्लोएका में, दूसरी साइड इसकी बंद होती है। यानी ये लगभग 4 माह की उम्र में प्रकट होती है, ये पहले नहीं प्रकट होती है। जब मुर्गी या चूजा जो 4 माह का हो जाता है, लगभग 4 माह की उम्र का होता है, तब ये मतलब क्या है कि प्रकट होती है। यानी इस छेद से ऊपर जो है बर्सा ऑफ फेब्रिशियस बनता है और वो 18 माह की उम्र तक रहता है। 4 माह की उम्र में बढ़ेगा, 18 माह की उम्र में लुप्त हो जाएगा। ये एक लस्सी की उत्तक है, लिम्फोइड टिश्यू है, ये एक प्रकार का लिम्फोइड टिश्यू है। सर्वप्रथम बी लिम्फोसाइट की खोज इसमें की थी कि इसमें बी लिम्फोसाइट पाए जाते हैं, इसके कारण इसको बी लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं। यह बर्सा ऑफ फेब्रिशियस को ये नाम दिया गया इसका नाम, और ये इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। आप जानते हो लिम्फेटिक सिस्टम का क्या एक्शन है, वो आप जब ब्लड सर्कुलेशन पढ़ोगे तब उसमें पाया जाए। तो ये बर्सा ऑफ फेब्रिशियस है, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये आज का जो लेक्चर था ये लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में था। धन्यवाद।